Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the second lecture for the chapter Job Batch and Process Costing. In the first lecture, we discussed about job and batch costing. Now we are discussing about process costing, right? What is process costing? So the very first word that you need to understand, process costing is also known as continuous costing. What does continuous costing mean? Continuous costing means that it is a series of process, one after another, in which output of one process or output of first process become input of second process and so on until final output is received. Okay. Process costing क्या है? Process costing is a series of processes one after another, just like a chain. जैसे chain की जो rings होते हैं, they are interrelated with each other, one after another. So हमारे पास क्या होता है? इसी तरीके से जो हमारे पास process costing है, वो basically जो है इसी तरीके से वर्क करती है एंड उसमें जो है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड होता है एंड एक प्रोसेस का जो इनपुट है वो दूसरे प्रोसेस का आउटपुट बन जाता है, राइट? अगर मैं आपको इसको मजीद समझाने की कोशिश करूँ तो दैट विल बी कि देखिए, फॉर इंस्टेंस मैं ये अज्यूम करता हूँ मेरे पास एक प्रोसेस वन है, यहाँ पर मैं उसको P1 का नाम दे देता हूँ, राइट? और इस P1 में मैं जो हूँ कुछ इनपुट करता हूँ और इसमें मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास कुछ आउटपुट बन जाता है, राइट? तो अगर मैं आपको यहाँ पर बाय एरोस शो कर तो देखिए, मेरे पास एक इनपुट मैंने इस प्रोसेस में मैं लेकर आया, राइट? और इस प्रोसेस से मेरे पास क्या बन गया, इस प्रोसेस से मेरे पास जो है वो आउटपुट बन गया, यानी इस प्रोसेस में मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस हुआ और मेरे पास आउटपुट बन गया। अब जो P2 होगा, जो इसके बाद आने वाला मेरे पास प्रोसेस होगा, वो बेसिकली क्या होगा कि ये जो इनपुट मैंने किया है, ये वाला इनपुट, ये टेक्निकली इस P2 का क्या बन जाएगा, इस P2 का इनपुट बन जाएगा। ओके, ये जो P1 का आउटपुट है ये P1 का इनपुट बन जाएगा एंड दिस सीरीज बेसिकली गोज ऑन एंड इसी तरीके से P2 का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली P3 का मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास P3 का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो इस तरीके से चलता जाता है। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग एक कंटिन्यूस कॉस्टिंग है। कंटिन्यूस कॉस्टिंग भी इसको कहते हैं और इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वन आफ्टर अनदर। एक प्रोसेस का जो इनपुट होता है वो यूं कह लें कि एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। अब ये प्रोसेसेस कहाँ पर ज्यादातर चलते हैं, तो आप याद रखिएगा, ये हमारे पास जो हमारी सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर ये ज्यादातर प्रोसेसेस होते हैं। हमारी ऑयल रिफाइनरीज, फिर इसके अलावा जो हमारी पेंट कंपनी, सॉरी कंट्रीज कह रहा था, पेंट कंपनीज जो होती हैं, जो एडिसिव्स बनाती हैं, सिंथेटिक पेंट वगैरह बनाती हैं, वो इसको यूज करती हैं। बेवरेज कंपनीज जो हैं वो यूज करती हैं, यानी ऐसी कंपनीज जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जिनको मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, दैट इज प्रोसेस कॉस्ट। याद रखिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रोडक्ट या एक यूनिट या एक इन्वेंट्री जो है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही होती है। आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। आपकी जो इन्वेंट्री है दैट एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। ओके, अब वो कौन कौन सी स्टेट होती है? नंबर वन आप कह लो कि दैट इज योर इनपुट स्टेट। ओके, दैट इज बेसिकली योर रॉ मटेरियल। ओके, एंड नंबर टू आपकी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेट होती है। नंबर थ्री आपकी आउटपुट स्टेट होती है, जिसको आप कह लो कि आपकी फिनिश्ड गुड स्टेट होती है।
ठीक है। तो आपकी जो प्रोसेस कॉस्टिंग में इन्वेंट्री है वो तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। दैट इज योर इनपुट स्टेट, योर वर्क इन प्रोग्रेस स्टेट एंड योर आउटपुट स्टेट। ओके। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सो अब हम आगे चलते हैं और अब हम आगे मजीद इस पर बात करते हैं। तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग पे आपको इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया। नाउ लेट्स गो ऑन एंड लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, कि असल में आपकी जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो होती कैसे है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का ये मानना है कि आप जो भी इनपुट करते हो वो बराबर होता है किसके, सॉरी, वो बराबर होता है आपके आउटपुट के प्लस आपके नॉर्मल लॉस। ठीक है। ये एक इक्वेशन हम यूज करते हैं इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में। और ये इक्वेशन आपको ये कहती है कि आप जो भी इनपुट करते हो प्रोसेस कॉस्टिंग में वो बराबर होता है आपके आउटपुट और आपके नॉर्मल लॉस के। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, तो मैं नॉर्मल लॉस को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। नॉर्मल लॉस आपका जो है वो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, अनअवॉइडेबल लॉस होता है, आपका नेचुरल लॉस होता है, एंड गिवन जीरो वैल्यू, इसको हम कोई वैल्यू भी चार्ज नहीं करते। ठीक है। देखिए नॉर्मल लॉस आप यूं अज्यूम कर लें कि ये वो लॉस है जो एक प्रोसेस में होना ही होना होता है। अ लॉस ड्यू टू वियर एंड टीयर इज नोन एज नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके पास दो जार्स हैं और एक जार से दूसरे जार में आप पानी कन्वर्ट करते हैं, पानी ट्रांसफर करते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले जार में उस पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। दिस मीन्स कि ऑटोमेटिकली जो आपने पानी ट्रांसफर किया है उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको आप चाहकर भी उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे जार में। सो दोज ड्रॉपलेट्स आर एक्चुअली योर नॉर्मल लॉस। ओके। आई होप यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नॉर्मल लॉस आपका क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि आपका वो लॉस जो आप चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप अपने फ्रूट्स को पील ऑफ करते हो तो उसके स्किन के साथ जो थोड़ा बहुत फ्रूट आ जाता है दैट इज ऑल्सो योर नॉर्मल लॉस। आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। राइट। इसी तरीके से जब भी प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, जब भी प्रोसेसेस आपके कैरी ऑन होते हैं, उन प्रोसेसेस में जब भी जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनको मिक्सअप किया जाता है, उनको एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, उनको हीट किया जाता है, उनको कंडेंस, डिफरेंट मेथड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके थ्रू होने वाला जो लॉस है दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस, जो आपको पता है कि इतना लॉस तो होगा ही होगा। राइट। सो याद रखिएगा नॉर्मल लॉस को हम जीरो वैल्यू देते हैं, हम इसको कोई वैल्यू चार्ज नहीं करते, क्योंकि ये लॉस अज्यूम्ड होता है, ये होने ही वाला होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि नॉर्मल लॉस के जितने भी यूनिट्स लूज हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं, उनको हम कोई भी वैल्यू चार्ज नहीं करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये कहता हूं, यहाँ पर देखिएगा प्लीज, कि मैं जो हूँ इनपुट करता हूँ 100 kg, एंड जो मेरा नॉर्मल लॉस है मैं NL से प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 10% ऑफ इनपुट। ओके। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर मैंने 100 kg जो है वो इनपुट किया है और नॉर्मल लॉस 10% है, तो दैट मीन्स 10 kg मेरा नॉर्मल लॉस हो जाएगा, और बाकी जो 90 kg बचेगा दैट इज गोइंग टू बी माई आउटपुट। ठीक है। तो अब देखें कि फॉर इंस्टेंस ये जो 100 kg है, ये मैंने $100 का जो है वो इनपुट किया। अब मैंने आपको कहा कि नॉर्मल लॉस के जो 10 kg जाया हो गए हैं उनको आप $0 की वैल्यू देंगे, उसको कोई वैल्यू भी नहीं जाएगी। दैट इज वाई जो आपका $100 का सारा कॉस्ट होगा वो किस पर क्लासिफाई कर दिया जाएगा? वो 90 kg ऑफ आउटपुट पर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ, नॉर्मल लॉस एक एक्सपेक्टेड लॉस होता है, एंड दिस लॉस इज अनअवॉइडेबल। आप इसको $0 की कॉस्ट जो है वो देते हो। और देखें फॉर इंस्टेंस 10 kg का नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो 100 kg इज इनपुट, तो 90 kg का आपका आउटपुट बचेगा। तो वो जो कॉस्ट आपने सारी की सारी इनपुट की थी वो अब सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? आउटपुट पे चली जाएगी। आप नॉर्मल लॉस को कोई भी वैल्यू चार्ज नहीं करोगे। राइट।
अब हम तो ये थी हमने यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत बात कर ली नॉर्मल लॉस की। अब हम मजीद आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस को हम अनएक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। ऐसा लॉस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता बट स्टिल वो जो है हो जाता है। तो मैं इसी जो है वो इक्वेशन को यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। और इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड फॉर इंस्टेंस ये देखें कि अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए मेरा 10 kg का नॉर्मल लॉस तो होना है, ठीक है, वही वाली सिनेरियो मेरे पास यहाँ पर भी चल रही है। 10 kg का नॉर्मल लॉस जो है मेरा होना है, तो मेरा आउटपुट कितना जनरेट होना चाहिए? 90 kg का। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा आउटपुट जनरेट हो गया 80 kg का। दिस मीन्स कि मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था दैट इज 90 kg। बट मेरा जो एक्चुअल आउटपुट मुझे मिला वो कितना मिला? वो मुझे मिला 80 kg का। दिस मीन्स कि मेरा जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? वो 10 kg का हुआ है। Right? कि I was expecting to have 90 kg of output, but when my process ended, I saw that there is only 80 kg of output. So this means that there has been a loss, abnormal loss of, let me write, abnormal loss of 10 kg. ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट देखें कि मैंने जो इनपुट किया था वो कितने डॉलर का था? वो $100 का था। नॉर्मल लॉस को तो कोई कॉस्ट नहीं जाएगी, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। अब पीछे बचे आपके आउटपुट और आपके एबनॉर्मल लॉस। तो यस, ये जो $100 है इसमें से $100 जो है वो इधर भी पोस्ट होगा एंड इधर भी पोस्ट होगा। फॉर इंस्टेंस देखें, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था? 90 kg का था। तो आपने अगर आउटपुट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होगी तो आप एक्सपेक्टेड यूनिट को डिवाइड करोगे किस पर? आप एक्सपेक्टेड यूनिट्स को डिवाइड कर दोगे अपनी, सॉरी, आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे एक्सपेक्टेड यूनिट्स पर। राइट, सो देखिए टोटल कॉस्ट मेरी कितनी थी? 100 थी, एक्सपेक्टेड यूनिट कितने थे? 90 थे। तो आप इसका आंसर फाइंड कर लें, दैट इज गोइंग टू बी 1.11। राइट, सो याद रखिएगा जब भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस के केस में आपकी जो आउटपुट की वैल्यू होगी दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्योंकि देखो आप एक्सपेक्ट तो 90 यूनिट्स कर रहे थे, उसमें से 10 अगर आपके डिस्ट्रॉय हो गए या अनएक्सपेक्टेडली लूज हो गए तो इसका मतलब है उसका भी कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। राइट, सो एबनॉर्मल लॉस इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस। अब हम नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं एबनॉर्मल गेन की। तो मैं यही वाली इक्वेशन जो है वो दोबारा से यहाँ पर यूज करूंगा ताकि आप लोगों को इसी से समझ में आ जाए। एबनॉर्मल गेन होता है आपका अनएक्सपेक्टेड गेन। अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मेरे पास नॉर्मल लॉस होना था 10 kg का एंड मेरे पास इन आउटपुट कितना आना था? 90 kg का। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास आउटपुट कितना आया? मेरे पास आउटपुट आया 95 kg का। राइट, सो दिस मीन्स कि नॉर्मल लॉस 10 की बजाय कितना हो गया? ओनली 5 kg। ऐसा ही है। तो ये जो मेरे पास 5 kg का गेन आया है मैं इसको लिखता हूं दैट इज माई एबनॉर्मल गेन। ओके, सो होगा क्या कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिल गया। आपका आउटपुट आना था 90 kg का, आपका आउटपुट आ गया 95 kg का। दिस मीन्स कि आपका नॉर्मल लॉस जो है वो 10 kg से रिड्यूस होके कहाँ पर चला गया? 5 kg पे चला गया। दिस मीन्स वो जो 5 kg का आपको गेन हुआ है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। फिर कॉस्ट की बात करेंगे तो अगेन नॉर्मल लॉस को जीरो वैल्यू जाएगी लेकिन आपके एबनॉर्मल गेन पर कॉस्ट आएगी। राइट, सो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था 90,
आपका एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया? आपका एक्चुअल आउटपुट हो गया 95 kg का। तो आपको एबनॉर्मल गेन जो हुआ है, दैट इज बेसिकली योर 5 kg। तो जब आप इसमें अपनी आउटपुट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, जब आप अपनी आउटपुट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर आपने 95 लिखना होगा, क्योंकि आप आपके 5 एक्स्ट्रा यूनिट भी तो आ गए ना, तो उन 5 एक्स्ट्रा यूनिट पर भी आपकी कॉस्ट क्लासिफाई होनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दीज वर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग। सो फार हमने बात की है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम मजीद आगे बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की। अब यू नो गाइस, लाइक देयर वाज अ टाइम, जब व्हेन आई वाज डूइंग माय ACCA, सो प्रोसेस कॉस्टिंग वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट technical topic either in MA2 or either in FMA. The reason behind that was कि we were mostly asked to calculate expected units. हमें कहा जाता था कि आपने ना एक्सपेक्टेड यूनिट्स या इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। मतलब ये कहा जाता था कि अगर एक प्रोसेस बन रहा है, तो उसमें कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो भी कैलकुलेट करो, कितने बन चुके हैं वो भी कैलकुलेट करो। सो फॉर दैट रीजन प्रोसेस कॉस्टिंग वाज वन ऑफ माय हेटेड टॉपिक। आई नेवर लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, बट it's luck for you guys because since past three आई वुड से यस 2-3 years उन्होंने एक्सपेक्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो निकाल दिया है। एंड जिसकी वजह से जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, इट इज नाउ वन ऑफ एन easiest method and easiest topic in either MA2 and F2 as well. So there is nothing to worry about, although it is now easy, but it is still a very important topic. Okay. अब हम मजीद कुछ चीजों की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है? तो गाइस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। जॉइंट प्रोडक्ट्स आपके मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके। जॉइंट प्रोडक्ट्स आपके मेन प्रोडक्ट, या आप कह लो कि आपका किसी भी प्रोसेस को करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दे आर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। ओके। इनकी एक बहुत खास, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एंड इनकी जो है वो हाई सिग्निफिकेंट वैल्यू का आप यूं मतलब ले लें कि दे हैव हाई रीसेल वैल्यू। ओके। सो जॉइंट प्रोडक्ट्स जो हैं, दे आर और मेन प्रोडक्ट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और ये लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं। एंड इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो होती है। जबकि हम अगर बाय प्रोडक्ट की बात करें, तो बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दे आर और बाय प्रोडक्ट्स का मतलब है कि नॉट और मेन प्रोडक्ट्स, दे आर यू कैन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एज अ रिजल्ट of the process carried out. ओके। और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है इनकी, एंड लो रीसेलेबल वैल्यू। ओके। सो बाय प्रोडक्ट्स देखिए, अब इफ यू guys remember whenever you guys were young, and although you all are young still, but when you were in your childhood, and when you were studying chemistry especially, so in every chemical reaction, hydrogen gas or chlorine gas, they were, or carbon dioxide especially, they were released as byproducts, right? So that, what does byproduct mean? So the products that are not necessary, that are not required, but they appear to be as the waste product of the process carried out, तो उसको हम कहते होते थे कि ये हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। राइट। सो याद रखिएगा कि जब भी एक प्रोसेस होगा, इसी तरीके से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी हम जॉइंट और बाय प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर ऑयल रिफाइनरीज की मैं बात करूं, तो उससे निकलने वाले ऑयल के जो 5 to 6 कंपोनेंट्स है, लेट्स से पेट्रोल, जेट ऑयल, केरोसिन ऑयल है, कोल तार है, दीज आर ऑल योर
जॉइंट प्रोडक्ट। पर बाय प्रोडक्ट जो है इसके साथ साथ जो आपका वेस्ट निकलता है, दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर आप अब टिम्बर मार्केट में अगर आपका कभी चक्कर लगा हो, तो टिम्बर मार्केट में जब भी वुड को काटते हैं, बड़े बड़े प्लैंक्स को काटते हैं, तो जो वुड डस्ट होती है जो कटिंग के थ्रू निकलती है, दैट वुड डस्ट इज एक्चुअली योर बाय प्रोडक्ट। राइट, सो बाय प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं होता, दिस इज ओनली प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट। अब देखिए, फॉर इंस्टेंस मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मेरे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस वन। ओके, एंड इट इज बीइंग कैरिड आउट। एंड इस प्रोसेस वन में मैंने कुछ इनपुट किया, एंड जो मेरा इनपुट था दैट इज बेसिकली 1000 kg। ओके, मैंने प्रोसेस वन में इनपुट किया 1000 kg, जिसकी जो मटेरियल कॉस्ट थी वो थी वो थी लेट्स से $4000, और जस्ट मेक इट $2000। एंड इसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट थी, कन्वर्जन कॉस्ट जो थी मेरे पास, जो मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट थी दैट वाज $1000। तो मेरे पास टोटल कॉमन कॉस्ट कितनी हो गई, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉमन कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉमन कॉस्ट मेरे पास हो गई $3000। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट आपकी लेबर कॉस्ट प्लस आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट होती है उनको ऐड कर दिया जाता है, तो दैट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। मैं दोबारा से बोलूं, मेरा एक प्रोसेस था, उसमें मैंने 1000 kg का इनपुट किया, जिसकी मटेरियल कॉस्ट 2000 थी, उस पर लगने वाला लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट 1000 थी, तो मेरे पास टोटल कॉमन कॉस्ट कितनी हो गई, 3000। इसको हम जॉइंट कॉस्ट का नाम भी देते हैं। राइट, तो आप यूं कह लो कि व्हाट इज योर जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट दैट इज इनपुट इन अ प्रोसेस इन ड्यूरिंग प्रोसेस कॉस्ट। ओके, तो 3000 मेरी क्या है, मेरी जॉइंट कॉस्ट है। अब देखें, इस पर मेरे पास एक पूरा का पूरा जो है वो प्रोसेस हुआ। राइट, मेरे पास जो है वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को मैं जो हूँ यहाँ पर एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या चलो स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कि मेरे पास एक जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट होगा, लेट्स से दिस स्टार इज दैट स्पेसिफिक पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या इसको हम सेपरेशन पॉइंट भी कहते हैं। और अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ब्रेकअप पॉइंट भी कह सकते हैं। सो यू गाइस ऑल नो कि ब्रेकअप पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टू पीपल इन अ रिलेशन दे जस्ट मूव ऑन टू देयर ओन सेपरेट वेज। सो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि स्प्लिट ऑफ या सेपरेशन या ब्रेकअप पॉइंट के बाद आपकी कुछ जो है वो चीजें निकल कर आएंगी, और वो चीजें क्या होंगी, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, वो चीजें कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो रही होंगी। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू गाइस। ओके, सो वो कुछ चीजें इस तरीके से होंगी, और उन चीजों को हम नाम देंगे जॉइंट प्रोडक्ट वन, जॉइंट प्रोडक्ट टू, एंड इसको हम नाम देते हैं जॉइंट प्रोडक्ट थ्री। तो देखें हुआ क्या कि एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस पे एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद आपके तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स आ गए। अब इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स क्यों कहते हैं, तो जॉइंट प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक जॉइंट प्रोडक्ट प्रोसेस का जो है वो नतीजा होते हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट। Right? So हुआ क्या कि a process was carried out, material and conversion cost was input, the work in progress happened, and at a specific point or after a specific point, that was separation or split of point, you get three joint products. And why they are called joint products? Because they are but the result of the same process. Right? अब देखें, ये जो जॉइंट प्रोडक्ट होंगे, ये इनकी कुछ अब क्वांटिटी भी आएगी, इनकी कुछ रीसेलेबल वैल्यू भी होगी, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैव अ क्वाइट हाई रीसेलेबल वैल्यू।
राइट। सो होगा क्या कि देखें, अब फॉर एग्जांपल हम अज्यूम ये करते हैं कि ये तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं। हमने ये देखना है कि अच्छा ये तीन प्रोडक्ट्स तो आ गए हैं, अब ये जो कॉमन कॉस्ट हमने इन पर इनपुट की थी दैट इज 3000 की, जिसको मैं आपको जो है यहाँ पर डिस्कस करता आ रहा था कि आपने जो $100 की इनपुट कॉस्ट की थी वो अपने आउटपुट पे डिवाइड करनी है। तो नाउ यू नीड टू डू द सेम प्रोसेस कि ये आपका इनपुट कॉस्ट थी $3000 की, ये अब आपका आउटपुट है, आपने इस पर अपॉर्शन कर दी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जॉइंट प्रोडक्ट वन को कितनी कॉस्ट जानी चाहिए, टू को एंड थ्री को? तो कॉमन कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पर अपॉर्शन करने के तीन मेथड्स होते हैं, राइट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अब हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ओवर जॉइंट प्रोडक्ट्स। ओके। अब हमने ये देखना है कि आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स पर जो जॉइंट कॉस्ट है उसको कैसे अपॉर्शन किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेथड। ओके। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में क्या किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि जो आपकी जॉइंट कॉस्ट होती है इज अपॉर्शन ऑन द basis of physical quantities being produced। फॉर इंस्टेंस मैं ये अज्यूम करता हूं कि जॉइंट प्रोडक्ट वन मेरे पास 100 kg बना, जॉइंट प्रोडक्ट टू मेरे पास 120 kg बना, एंड जॉइंट प्रोडक्ट थ्री मेरे पास 80 kg बना। तो अब देखिए मैं इन पर कॉस्ट कैसे अपोर्शन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉइंट प्रोडक्ट वन में शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, जॉइंट प्रोडक्ट टू एंड जॉइंट प्रोडक्ट थ्री। इसकी क्वांटिटी थी 100 kg, इसकी क्वांटिटी थी 120 kg एंड इसकी क्वांटिटी थी 80 kg। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, टोटल मेरे पास हो गया 200 kg। ऐसा ही है। और 200 kg पर अब आप देखिएगा आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल जो कॉमन कॉस्ट थी आपके पास दैट वाज $3000। अब आपके पास दो मेथड्स है, इफ यू गाइस रिमेंबर माय अपॉर्शनमेंट लेक्चर, तो उसमें आई टोल्ड यू गाइस दैट देयर आर टू मेथड फॉर अपॉर्शनिंग अ कॉस्ट। दैट इज मेथड वन में आप टोटल कॉस्ट को टोटल फैक्टर पे डिवाइड कर दो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 3000 को 200 पे डिवाइड कर देंगे, वट एवर द आंसर विल बी। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 है, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 80, यू विल गेट द कॉस्ट। अगर आपने ये मेथड वन नहीं करना, M1 का मैं नाम दे देता हूं, तो मेथड टू में आपको फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दैट वाज टोटल डिपार्टमेंटल फैक्टर डिवाइडेड बाय सॉरी डिपार्टमेंटल फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल डिपार्टमेंटल फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी कॉस्ट थी। देखें कि मैंने सबसे पहला मेथड क्या किया कि टोटल कॉस्ट थी 3000, टोटल फैक्टर कितना था 200 kg, क्योंकि मैं फिजिकल मेथड यूज कर रहा हूं तो 15 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 के साथ, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 1500। मैं 120 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 के साथ, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 1800। और यहाँ पर 80 को मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 1200। सॉरी, ये कितना बन जाएगा, दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 15, सो दैट विल बी 1200, राइट। सो होगा क्या कि फॉर इंस्टेंस आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 3000 है। सॉरी, आई गेस मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है। 100 इंटू 15 करेंगे तो 1500, 3000 डिवाइडेड बाय 200। ओके, दैट्स फाइन। तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो है वो 200 kg है, ठीक है। और व्हेन वी आर गोइंग टू डू द टोटल फॉर दिस, सो द टोटल विल बी, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 4500। ओके, आई गेस मैंने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन में गलती की है, तो लेट मी जस्ट क्विकली करेक्ट द कैलकुलेशंस, ओके, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो माय मिस्टेक वाज दैट मैंने इसका टोटल गलत कर दिया था, दैट इज एक्चुअली 300। 300 kg जो है वो इसका टोटल बनता है। सो दैट इज नॉट 15 एंड दैट इज एक्चुअली सॉरी, दैट इज एक्चुअली 10। ओके, तो वो मैंने उसका केजी जो है वो गलत ले लिया था। तो हम इसको जो है वो
100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1000। हम 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1200। एंड 80 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, तो दैट विल बी 800। राइट, सो दैट टोटल कंबाइंस, ये मैंने डॉलर्स में बेसिकली मेरे आंसर्स। ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी इसको कर सकता हूँ। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला लगाना है, तो अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देखिए कि JP1 की क्वांटिटी कितनी है, 100 kg, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, 300, मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट कितनी है, 3000। इसी तरीके से JP2 की क्वांटिटी कितनी है, 120, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, 300, मल्टीप्लाई बाय 3000। राइट, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें आप मेथड 1 यूज करते हैं, यानी टोटल कॉस्ट पर टोटल केजी को डिवाइड करके पर केजी एक अमाउंट निकाल लें, और फिर उसको तमाम केजीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वैसा नहीं करना तो आप अपॉर्शनमेंट मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। राइट, ये तो था फिजिकल क्वांटिटी मेथड। अब जो सेकंड मेथड है जिसके जरिए हम एक कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रीसेल, और यू कैन से सेल वैल्यू मेथड। सेल वैल्यू मेथड भी फिजिकल क्वांटिटी का ही भाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप क्वांटिटी यूज करते थे, यहाँ सेल वैल्यू यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ, मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूं कि जो 100 kg आपका प्रोड्यूस हुआ है JP1, वो आपका वो आपका बिकेगा बेसिकली। आप यूं कह लो कि वो आपका बिकेगा $15 पर, ये आपका बिकेगा $12 पर, ये आपका बिकेगा $10 पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सेल वैल्यू मेथड में आपने इनकी टोटल सेल्स फाइंड करनी है कि अच्छा अगर JP1 बिक रहा है तो उसकी टोटल सेल कितनी होगी, की टोटल सेल होगी 1500। JP2 की टोटल सेल कितनी होगी, 1440। एंड JP3 की टोटल सेल कितनी होगी, 800। ठीक है, तो सेल वैल्यू मेथड में आपने अपने जॉइंट प्रोडक्ट की टोटल सेल्स फाइंड कर देनी है। अब ये जो टोटल सेल आ गई, इसका भी टोटल कर लें जी। इसका टोटल जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3740। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो कॉस्ट आपकी आई थी, अब आपकी देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट थी आपकी 3000, एंड टोटल सेल्स आपकी कितनी हो रही हैं, 3740। तो आप मेथड 1 यूज कर लें या मेथड 2 यूज कर लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ मेथड 2 से आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए मेथड 2 कुछ यूं हो जाएगा कि JP1 की सेल कितनी है, 1500, टोटल सेल कितनी है, 3740, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी अपोर्शन करनी है, 3000। तो मैं यहाँ आपको इसको करके आंसर भी बता देता हूँ। 1203। इसी तरीके से अगर JP2 की मैं बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 1440 डिवाइडेड बाय 3740, मल्टीप्लाई बाय 3000। आपने इसका भी आंसर निकाल देना है। एंड अगर मैं JP3 की बात करूं तो 800 डिवाइडेड बाय 3740, मल्टीप्लाई बाय 3000। राइट, तो देखें, याद रखिएगा, दीज आर वेरी इजी मेथड्स। ओके, फिजिकल क्वांटिटी में जस्ट फिजिकल क्वांटिटी यूज करें, एंड सेल वैल्यू मेथड में आपने क्या यूज करना है, आपने सेल वैल्यू मेथड यूज करना। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको दोनों मेथड जो है वो समझ में आ गए होंगे। एक थर्ड मेथड भी है, दैट इज NRV मेथड, और उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर अप करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू गाइस रिवाइज दीज टू मेथड्स, स्पेशली attempt the questions for this, and if you need my help in questions, do let me know over the feedback or over the WhatsApp, and I will also be making videos जिनमें मैं आपको ये questions properly solve करना सिखाऊंगा, and those videos will be available for my registered students. So until then, guys, let me see you in the third lecture जिसमें हम NRV की बात करेंगे। तब तक के लिए take care and have a good day. Bye.